हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप कैमरे के उस पार होने के बावजूद भी हमारे साथ हो और हम भी आपके साथ हैं। और जब तक रोज़ हमारा और आपका मुलाकात न हो जाता दोस्तों, दिन कटना मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थोड़ा पढ़ाई का, और उसमें से सबसे पहले इंट्रोडक्शन का। दोस्तों, अभी तक हमने 3 लेक्चर को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। 5 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ था एसएससी एमटीएस 2021 का, वो तीनों शिफ्ट का दोस्तों अपलोड कर दिए हैं। और आज हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे 6 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ था 9 AM और 10:30 AM के बीच के, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। दोस्तों, इसके पहले जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उसके लिए कुछ दोस्तों इंट्रोडक्शन की हमारा क्लास, आपका पेड क्लास का किसी टीचर के पास पढ़िएगा उससे बेहतरीन क्यों है, वो आपको दोस्तों कुछ पॉइंट के माध्यम से बताते हैं जो लड़के नए जुड़े हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप इसका PDF को दोस्तों एक्सेस कर सकते हैं। और PDF का सबसे खास बात यह है दोस्तों कि जब आप PDF खोलोगे तो हर एक क्वेश्चन के नीचे एक लिंक दिया रहता है उसका सॉल्यूशन का। वहाँ जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आपको आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा तुरंत का तुरंत दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा फीचर हमारा इसका मतलब हमारा PDF का है। इसके पीछे दोस्तों काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, वैसे तो बनता नहीं है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे आप मान लीजिए कि हमारा PDF को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है। आप YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में ये हमारा पिन किया हुआ रहता है दोस्तों हमारा, आप इस कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे पिन किया हुआ रहता दोस्तों कि 22 मिनट 40 सेकंड से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 10 चालू हुआ है। 24 मिनट 28 सेकंड से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 11 चालू हुआ है। 32 मिनट 29 सेकंड से बॉट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन नंबर 16 चालू हुआ है। जिससे दोस्तों आपका 1 घंटा पूरे वीडियो को नहीं भी देखोगे तो आपका प्रोडक्टिव उतना ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जान रहे हो तो आप उसको मत देखो, स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। जो लड़के नहीं जान रहे उसके लिए वो बेनिफिशियल है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, तब आप एक बेहतर खिलाड़ी बन सकते हो एसएससी की दुनिया में। अब दोस्तों यहाँ पे एक ही दिख रहा है, ये हम पहले का काट के लगा दिए, बार बार टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा क्या। तो दोस्तों यहाँ पे 3 वीडियो अपलोड हो चुका है और आज आपका चौथा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट को बार बार चेक करते रहिएगा। और ये हमारा दोस्तों अपने बारे में, हमने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में यही एग्ज़ाम जो आपको करवा रहे हैं इसमें 100% स्कोर किया है। मतलब 25 क्वेश्चन में 25 मेरा सही था, तो 100% हो गया। अब दोस्तों ज़्यादा बकवास ना करते हुए आज हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग देखें। दोस्तों कर्सर पे हमारा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं जहाँ पे हम अपना हाथ को मूव करें, तो इस पर ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए कहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। इस पूरे हम लोग का दोस्तों पाई चार्ट दिया हुआ, बोल रहा है यदि दिए गए महीने के दौरान इन 7 दुकानों कितना दुकान है दोस्तों, 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान, 6 दुकान और 7 दुकान, 7 दुकानों को मिलाकर बेचे गए बैगों की कुल संख्या 1400 थी, तो S3 और S7 द्वारा बेचे गए बैगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सभी दुकान को हम लोग जोड़ेंगे तो S1 में हमारा यहाँ पे दोस्तों 16 है, यहाँ पे S2 में हमारा दोस्तों 21 है, S3 में दोस्तों 7 है, S4 में हमारा 25 है, और S5 में दोस्तों हमारा 10 है, और S6 में दोस्तों हमारा 12 है, और S7 में हमारा दोस्तों 9 है। ये पूरे को अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा 10। जहाँ भी परसेंटेज का बात हो, कल भी बताए थे दोस्तों, परसेंटेज की जहाँ भी हम लोग बात करते हैं दोस्तों वहाँ हमेशा हम 100 मानते हैं, और जहाँ भी डिग्री का बात करते हैं दोस्तों वहाँ हम लोग 360 मानते हैं। तो बोल रहा है इन सभी 7 दुकानों, मतलब इस पूरे दुकान का बात कर रहा है, मतलब 100 की वैल्यू दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे दिया है 1400। तो बोल रहा है कि S3 और S7 द्वारा बेचे गए बैगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो S3 हमारा ये वाला है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद आपको दिखे या ना दिखे, ये हमारा लिखा हुआ है S3, ठीक है, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। और S7 दोस्तों हमारा ये है, तो S7 में हमारा है दोस्तों 9, तो S7 में दोस्तों हमारा 9 है, और S3 में बात करें तो 7 है। तो हम लोगों को बोल रहा है वैल्यू निकालने 16 का, तो 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 1400 बटा 100 गुने 16, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे दोस्तों,
और 16 गुने 14 करेंगे तो 16 एक 16, 16 जगह 64, 16 और 6 22 और 4 यानी कि 224 सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों क्या है, एक वर्ग का परिमाप, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, परिमाप को पेरीमीटर, एक आयत के परिमाप के बराबर है और आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ दोस्तों, एक हम लोग बना लेते हैं वर्ग, ठीक है, और एक हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं आयत। ठीक है, वर्ग की भुजा को मान लेते हैं ये, ठीक है, और आयत की भुजा को चौड़ाई को मान लेते हैं b, और इसका लंबाई को मान लेते हैं b और इसका चौड़ाई को मान लेते हैं दोस्तों c। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4 गुने भुजा, और आयत का परिमाप क्या है दोस्तों 2 इंटू बी प्लस सी। ये उम्मीद करता हूँ कि आप आयत का परिमाप जानते होंगे। ठीक है, 2 इंटू बी प्लस सी। अब दोस्तों यहाँ से बोल रहा है कि आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस सी जो है दोस्तों ये आयत की चौड़ाई है, और इसके जगह पे हम लोग 12 वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ये बराबर 2 टाइम बी प्लस सी के जगह में क्या दोस्तों पुट करेंगे हम लोग 12 पुट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ तक हमारा मामला, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसमें एक क्लूज और दिया हुआ है। हम लोग को लास्ट में निकालना है आयत का क्षेत्रफल, जो कि होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और इसको हम लोग निकालना है b इंटू सी, और हम लोग को दोस्तों यही फाइनल निकालना है। तो यहाँ से हमको b का भी वैल्यू पता होना चाहिए और c का भी वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे c का वैल्यू हम लोगों को दोस्तों 12 दिया हुआ है, लेकिन b का वैल्यू पता नहीं, तो b का ही वैल्यू निकालना है ना दोस्तों। तो यहाँ से क्लूज हम लोग को निकालना है कि वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता है ए स्क्वायर। ये हमारा वर्ग है, इसका भुजा ये है, तो ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे 400, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से ए बराबर हमारा निकलेगा 20। तो ए का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे दोस्तों, तो 4 गुने 20 हो जाएगा, और 2 टाइम बी प्लस 12 हो जाएगा दोस्तों। अब 20 जगह 80, 80/2 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 40 बराबर बी प्लस 12। बी बराबर यहाँ से निकलेगा दोस्तों हमारा 28। ठीक है, अब हम लोग को b बराबर 28 निकल गया। अब इसका आराम से क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हमारा b है, चौड़ाई c है, तो b का वैल्यू हमारा निकल गया दोस्तों यहाँ पे 28, और c का वैल्यू है 12। तो 28 गुने 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96, 12 दूना 24 और 9 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसके पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्तों, क्योंकि स्लाइड बनाने के समय भी पानी नहीं पिया था। दोस्तों ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा। दोस्तों ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, जिसमें से औसत पूछ लिया गया। बोल रहा दोनों किस्मों, मतलब S1 में देखिए 2 वैरायटी है, एक वाइट वैरायटी वाला यहाँ दिख रहा होगा आपको, और एक हमारा ये जो काला वैरायटी है, दोनों दिख रहा है। तो बोल रहा दोनों किस्मों को मिलाकर प्रति दुकान मतलब S1, S2, S3, S4, S5 5 दुकान है। तो बोल रहा प्रति दुकान बेचे जाने वाले चाय के पैकेटों की औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी को पहले जोड़ेंगे दोस्तों, जितना भी डाटा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 4 2 6 6 12 12 8 20 20 और 4 24 24 24 और 4 28 28 28 और 8 36 36 और 6 42 42 को यहाँ लिखेंगे 2, और बाकी हाथ में कितना बच गया 4। अब यहाँ 8 और 9 17 17 और 7 24 24 8 32 32 8 40 40 7 47 47 5 52 52 6 58 58 और 9 हो जाएगा हमारा 67 67 और 6 हो जाएगा 73, और बाकी हाथ में 4 था तो हो जाएगा यहाँ हमारा 77। और बोल रहा है इन 5 दुकान बोल रहा है औसत निकालने के लिए। तो दुकान कितना दोस्तों, 1 दुकान है, 2 दुकान है, 3 दुकान है, 4 दुकान है, 5 दुकान है। तो भागा यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों लोग 5 से। अब दोस्तों इसको भागा लगाएंगे 5 से, इसका शॉर्ट ट्रिक आपको पता होना चाहिए
कि 772 का कर दीजिए डबल और एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो 5 भागा के बराबर हो जाता है। क्योंकि अगर हम ऊपर भी 2 से गुना कर दें और नीचे भी 2 से गुना कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसका हो जाएगा डबल, तो 2 दूना हो जाएगा 4, 7 दूना हो जाएगा 14, 7 दूना 14 और एक हो जाएगा 15 भागा 10। तो 0 नीचे से हटाएंगे तो ऊपर में एक दशमलव हो जाएगा। तो 154.4 हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि सही उत्तर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये भी समझिए ग्राफ का एक क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि प्रत्येक ओवर में प्रत्येक गेंदबाज ने 6 गेंदें फेंकी, एक ओवर में कोई भी इंसान जानता है कि 6 गेंद फेंका जाता है, तो इस मैच में किस गेंदबाज ने प्रति विकेट के लिए सबसे अधिक गेंदें फेंकी। देखिए दोस्तों, ये जो जडेजा बाबू है इसको मान लेते हैं जे, यहीं इसको सॉल्व कर देते हैं ना। 8 ओवर फेंका है, तो 8 ओवर फेंका है मतलब 8 छक्का 48 बॉल फेंका है। तो 48 बॉल में ई भाई वह 3 विकेट ले रहा है। तो ई भाई साहब एक विकेट जो है सो लेने के लिए कितना गेंद फेंकेगा, तो 3 से भागा लगा देंगे तो 16 गेंद फेंकेगा। इसी तरह से ये जो भाई साहब है इसका नाम है क्या, जसप्रीत, ये 6 ओवर फेंक रहा है और 2 विकेट ले रहा है, मतलब 6 छक्के 36 बॉल दोस्तों ये फेंक रहा है और 2 विकेट ले रहा है, मतलब एक विकेट लेने के लिए ये बेचारा को 18 बॉल फेंकना पड़ रहा है। अब इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हमारा बुमराह है जो कि 5 ओवर फेंक रहा है और 1 विकेट ले रहा है। 5 ओवर मतलब 5 छक्के 30, तो 30 बॉल फेंक रहा है और ये बेचारा 1 विकेट ले रहा है। इसी तरह से दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा पहिया लिखा है और ये 4 ओवर फेंक रहा है और 3 विकेट ले रहा है। 4 ओवर फेंकने का मतलब 4 गुने 6 यानी 24 बॉल फेंक रहा है और ये भाई साहब 3 विकेट ले रहा है, मतलब 1 विकेट लेने के लिए इसको 8 गेंद फेंकना पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे है भाई साहब हमारा ये क्या है, तो अश्विन है, ये 6 ओवर फेंक रहा है और 1 विकेट ले रहा है, मतलब 6 छक्के 36 बॉल फेंक रहा है और 1 विकेट ले रहा है। अब बोल रहा है दोस्तों कि यदि प्रत्येक ओवर में प्रत्येक गेंदबाज ने 6 गेंदें फेंकी, तो इस मैच में किस गेंदबाज ने प्रति विकेट के लिए सबसे अधिक गेंद फेंका। दोस्तों जडेजा यहाँ पे है, सो 1 विकेट लेने के लिए 16 गेंद फेंका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट मारते हैं। कितना गेंद फेंका दोस्तों, 16 गेंद फेंका है। जसप्रीत बाबू जो है सो 1 विकेट लेने के लिए 18 गेंद फेंका है, मतलब जडेजा से ज़्यादा जसप्रीत यहाँ पे मतलब बॉल फेंका है। उसके बाद है हमारा बुमराह, ये बेचारा 30 गेंद फेंका है 1 विकेट लेने के लिए, मतलब ये भी इससे ज़्यादा है। और उसके बाद हमारा है यहाँ पे कौन, पंड्या, जो 8 बॉल फेंका है 1 विकेट लेने के लिए। उसके बाद हमारा है दोस्तों अश्विन जो कि 36 बॉल फेंका 1 विकेट लेने के लिए। तो सबसे अधिक बॉल किसने फेंका है दोस्तों, तो अश्विन ने फेंका है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। और यही आपका क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे अधिक गेंदें कौन फेंका है, तो फेंका है दोस्तों अश्विन ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, गड़बड़ाना नहीं है, इस सब में कोई दम नहीं। बोलता है क्वेश्चन को हम बनाएंगे, उसकी खाली कॉन्सेप्ट को समझिए किस तरह हम बनाते हैं। ये अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये जो भाई साहब है हमारा, ये अकेले एक काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है दोस्तों, तो 30 दिन में पूरा कर सकता है। बोल रहा है बी ए से 25% कम कुशल है। बी जो है दोस्तों वो ए से 25% कम कुशल है। 25% को अगर दोस्तों लोग तोड़ते हैं तो 1/4 लिखते हैं, और बोल रहा है एक कम है मतलब 3/4 है। मतलब अगर कोई काम ए जो है दोस्तों 3 दिन में करेगा तो वही काम बी जो है वो 4 दिन में करेगा। मतलब जो आदमी कोढ़िया रहता है दोस्तों वो काम को टालता है, 1 दिन का काम 2 दिन में करेगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है क्या, बी जो है वो ए से कम कुशल है, मतलब बी को ज़्यादा टाइम लगेगा काम करने के लिए। तो बी किसी काम को करने के लिए दोस्तों 4 दिन ले रहा है, तो वही काम करने के लिए ए जो है वो 3 दिन ले रहा है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है जबकि सी बी से 33.5% अधिक कुशल है। सी जो है दोस्तों वो बी से 33.5% को लिखते हैं दोस्तों 1/3। तो बोल रहा है अधिक कुशल है, तो इसको लिखेंगे दोस्तों हम लोग 4/3। तो किसी काम को अगर दोस्तों सी जो है 3 दिन में करेगा तो ए उसी काम को करेगा दोस्तों, बी उसी काम को करेगा 4 दिन में। ठीक है,
बोल रहा है बी जो है सो सी जो है सो बी से 33% अधिक कुशल है, मामला साफ है। अब बोल रहा है कि ये किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, जबकि यहाँ ये काम कितना दिन में कर रहा है, इसको आप देखिएगा यहाँ पे एक काम कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, 3 दिन में। 3 का जो वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों के पास वो दिया है दोस्तों हम लोगों को 30, तो 4 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दहें 10 चक 40। तो यहाँ पे बोल रहा है ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का जो क्षमता हम लोग को यहाँ निकल गया वो निकल गया 30, बी का जो क्षमता हम लोग का निकल गया वो निकल गया यहाँ पे 40, और सी का फिर क्षमता यहाँ 3 बराबर दिया हुआ है, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा हमारा 30, तो सी का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 30। अब तीनों का हम लोग लेंगे दोस्तों एलसीएम जो कि हो जाएगा 120, तो 30 चक 120, 40 दिया 120, 30 चक 120, तो बोल रहा तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा दोस्तों, तो 120 बटा 4 3 7 और 4 11, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों S जो है वो T से 20% अधिक है, तो S जो है दोस्तों वो T से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब होता है 20% का वैल्यू होता है 1/5, अधिक है तो इसको कर देंगे हम लोग 5 और 1 6/5। तो यहाँ पे क्या लिखा है S T से 20% अधिक है, मतलब S अगर 6 है तो 5 हमारा T जो है सो हमारा 5 है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे दोस्तों कि T जो है वो U से 10% कम है। 10% को लिखते हैं हम लोग 1/10, और कम है मतलब 10 में घटाएंगे तो 9/10 हो जाएगा। तो T जो है U से 10% कम है, मतलब T जो है दोस्तों वो अगर 9 है तो हमारा U जो है वो हमारा हो जाएगा 10। अब बोल रहा है कि यहाँ पे हम T 5 हैं, यहाँ पे T हम 9 हैं, तो ऐसा होगा कैसे, देखिए आदमी 2 जगह अलग अलग, तो ये कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे गुना हो जाओ तुम और तुमसे हम गुना हो जाएंगे। तो इस पूरे वैल्यू में हम लोग गुना कर देंगे 9 से, और इस पूरे वैल्यू में हम लोग गुना कर देंगे 5 से, तो ये दोनों मामला बराबर हो जाएगा। T यहाँ भी हो जाएगा 45, T यहाँ भी हो जाएगा 45। तो बोल रहा है S और U का अनुपात याद कीजिए, तो S का वैल्यू हमारा हो जाएगा दोस्तों, S और U का अनुपात बोल रहा है ना, तो S का वैल्यू होगा 9 छक 54, और U का वैल्यू हो जाएगा 10 पचे 50, इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 27/25, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि हमारा है किसका सवाल है दोस्तों, ये हमारा सवाल है कैलकुलेशन का, सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। 32/16 हम लोग को हो जाएगा दोस्तों 2, माइनस 5 दूना कितना होता है दोस्तों 10, बटा यहाँ पे लिखा हुआ तो बटा लिखेंगे, 11/22 को हम लोग लिखेंगे 1/2, 1/2 गुना 8 होता है दोस्तों 4, माइनस 5 दूना होता है 10, और यहाँ पे बराबर के बाद 1/p लिख देंगे। तो 2 में 10 घटेगा दोस्तों तो -8 बचेगा, 4 में 10 घटेगा तो -6 बचेगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/p। अब p का वैल्यू हम लोग को दोस्तों निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6/8, जो कि हमारा हो जाएगा 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दोस्तों सही उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। मान लीजिए दोस्तों एक संख्या हमारा x है और दूसरा संख्या y है। क्वेश्चन के अनुसार से 2 धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है ना, तो इसके आधार पर एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। एलसीएम जो है हमारा दोस्तों, एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या का 2 गुना। ये मान लेते हैं दोस्तों x जो है सो हमारा छोटी संख्या है, और y जो हमारा है ये हमारा मान लेते हैं दोस्तों बड़ी संख्या है। तो बोल रहा है कि जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो बड़ी संख्या हमारा y है ना, तो y का 2 गुना कर देंगे, तो y को यहाँ पे 2 गुना कर देते हैं। और उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF जो है वो 3 है। वो दोनों संख्याओं का जो HCF है दोस्तों वो कितना है दोस्तों 3 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस x का वैल्यू निकालने बोल रहा है। एक दोस्तों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि एलसीएम गुने HCF बराबर जो होता है वो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों,
दूसरी संख्या। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा है दोस्तों 2y, तो यहाँ पे लिख देंगे 2y गुने HCF हमारा कितना है दोस्तों, तो 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। और पहली संख्या हमारा x है दोस्तों और दूसरी संख्या हमारा y है, तो y लिख देंगे। तो y से यहाँ पे y कटेगा और x का वैल्यू हो जाएगा 6, जो कि दोस्तों हमको छोटी संख्या का मान निकालने बोल रहा है। और ये ऑलरेडी क्या है दोस्तों, x है, और x का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 6, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बोल रहा है कि डीजल के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि डीजल का वर्तमान मूल्य 80 रुपया है, 80 रुपये प्रति लीटर है, तो 2 वर्ष बाद डीजल का प्रति लीटर मूल्य क्या होगा। दोस्तों 5% की दर से 2 साल का दोस्तों अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों, इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए 5 + 5 + 5 गुना 5/100 होता है। तो 5 और 5 10, 10.25% दोस्तों हमारा हो जाएगा 2 साल का इक्विवेलेंट रेट 5% की दर से। ठीक है, एसएससी का एस्पायरेंट है दोस्तों, तो थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि इक्विवेलेंट रेट निकालने के लिए जानते होंगे 2 साल का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है 80 रुपये लीटर है, तो 2 साल के बाद इसका दाम क्या हो जाएगा, तो 10.25% को लिखेंगे दोस्तों 110.25%। ठीक है, अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसको अगर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, इस परसेंट को यहाँ पे हटाएंगे, इस परसेंट को, तो नीचे में हमारे यहाँ पे हो जाएगा क्या 100 हो जाएगा। 0 से दोस्तों हमारा 0 कट जाएगा, और गुना जब करेंगे दोस्तों तो 110 को पहले 8 से गुना करेंगे, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 1188 880, और प्लस 0.25 को अगर 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, और भागा में हमारा क्या है 10, तो यहाँ पे 880 + 2 करेंगे तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 882, और भागा में करेंगे 10, तो इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों वो हो जाएगा 88.2 रुपया प्रति लीटर की दर हो जाएगा 2 साल बाद से। किसका दाम दोस्तों, डीजल का दाम। ठीक है, अब बढ़ते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दोस्तों यहाँ पे है। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन आप आसानी से बना दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 से मेरे दोस्तों, किसी काम के 2/3 भाग, ये हमारा लिखा हुआ है दोस्तों 2/3 भाग को P1 8 दिन में पूरा कर सकता है। उसी काम के यहाँ पे लिखा हुआ है 7/12 भाग को P2 14 दिन में कर सकता है। इसी काम के 8/15 भाग, ये लिखा हुआ है दोस्तों 8/15 भाग को P3 16 दिन में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो वे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अगर किसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है P1, तो ये पूरा काम को कितना दिन में करेगा दोस्तों, तो 8 × 24/2 यानी कि 12 दिन में करेगा। P2 जो है दोस्तों ये 7/12 काम को 14 दिन में कर रहा है, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, तो 14 गुना 12/7 हो जाएगा, तो 12 गुना हो जाएगा यहाँ दोस्तों 24 दिन में करेगा। P3 जो है दोस्तों वो 8/15 काम को 16 दिन में करेगा, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 8 दूना 16, 15 दूना 30 दिन में करेगा दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है, इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा एलसीएम दोस्तों 120, 12 हैं 120 हो जाएगा, 24 बचे 120 हो जाएगा, 30 जगह 120 हो जाएगा। तो बोल रहा है यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल काम हमारा है दोस्तों 120, और सबका क्षमता 10 5 15 4 19 है, तो 120/19 दिन में इन लोगों ने मिलकर पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही उत्तर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे चलती है तो वह कुल कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है दोस्तों, स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर, यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे चलती है। दोस्तों स्थिर जल में जो है
वो नाव का जो चाल है दोस्तों वो हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है धारा की चाल जो है दोस्तों, धारा की चाल को वायु मान लेते हैं जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बोल रहा है यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटा चलता है तो 4 घंटा कोई दिक्कत नहीं, विपरीत दिशा में नाव को चला देते हैं और धारा की दिशा में 3 घंटे तक चलती है तो वह कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुने समय। तो समय यहाँ सबसे पहले 4 घंटा चल रहा है, वो नाव धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब नाव अगर दोस्तों इधर जा रहा है तो धारा इधर भाग रहा है, तो ये दोनों का जो दोस्तों चाल हो जाएगा वो उल्टा हो जाता है। तो 10 में 2 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 8, प्लस करेंगे दोस्तों 3 घंटा जो चलता है दोस्तों वो धारा के दिशा में चलता है, तो इसका चाल जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10 और 2 कितना दोस्तों 12, ठीक है। तो 8 चक 32 प्लस 12 तिया 36 हो जाएगा दोस्तों। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 2 8, 3 और 3 6, तो 68 किलोमीटर दोस्तों तय कर लेगा दूरी को, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन थोड़ा दिखने में ऐसा है लेकिन क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल आसान है, ठीक है। बोल रहा है यदि r त्रिज्या वाले एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोला का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, एरिया होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। s सेंटीमीटर, ये जो है दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है s, ठीक है। s सेंटीमीटर भुजा वाले घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। दोस्तों घन का जो हमारा क्षेत्रफल होता है पूरा, इसका जो क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है तो होता है 6 टाइम ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है दोस्तों कि 4 पाई r स्क्वायर जो है वो 6 ए स्क्वायर के क्या है बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये r स्क्वायर बटा ए स्क्वायर करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 6/4 टाइम पाई। इस पाई को अगर हम लोग दोस्तों तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7/22। तो यहाँ पे इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड को तोड़ेंगे, सिंपल करेंगे तो 7 6 42 बटा हो जाएगा हमारा 88। अब दोस्तों बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे तो r स्क्वायर जो है वो 42 है, ए स्क्वायर जो हमारा 88 है, तो r का वैल्यू हमारा हो जाएगा दोस्तों √42 और a का वैल्यू हो जाएगा हमारा √88। तो यहाँ पे हम लोग भली भांति देख रहे हैं दोस्तों कि r जो है वो a से कम है, मतलब r जो है दोस्तों वो लेस देन किससे दोस्तों, घन का भुजा दोस्तों s है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको s मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं s, क्योंकि घन का भुजा s दिया हुआ है ना, तो s मान लिए, यहाँ भी s मान लेते हैं और यहाँ भी s मान लेते हैं और यहाँ भी s मान लेते हैं। तो r जो है दोस्तों वो s से क्या है दोस्तों छोटा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पानी प्यास इतना काहे लग रहा है हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में है एक कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 दर्ज किया गया। यदि प्रबंधक के वेतन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन में 2,000 की वृद्धि होती है। प्रबंधक का वेतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों 12 कर्मचारी है और इसका प्रत्येक का वेतन 20,000 है, तो कितना सबको वेतन दिया जाएगा, अगर 12 कर्मचारी का जोड़ देंगे तो 12 गुने 20,000 वेतन दिया जाएगा। अब बोल रहा है दोस्तों यदि प्रबंधक के भी वेतन को जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन में 2,000 की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 कर्मचारी, इसमें अगर एक प्रबंधक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 कर्मचारी और 2,000 का वेतन में वृद्धि हो जाता है औसत वेतन में। तो पहले वेतन में 20,000, 2,000 का वृद्धि होगा तो वेतन हमारा हो जाएगा दोस्तों 22,000, ठीक है दोस्तों 22,000 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि प्रबंधक का वेतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 13 आदमी में 12 आदमी का, सबसे पहले 13 आदमी प्रबंधक जोड़ के हैं और यहाँ पे 12 वो सिर्फ कर्मचारी है, तो 13 आदमी को टोटल मिला के और 12 आदमी को मिला के जो हुआ है उसको घटा देंगे तो हमारा प्रबंधक का वेतन निकल जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों 13 गुने 22, तो क्या हो जाएगा, 13 गुने 22, यहाँ हो जाएगा 22 तिया 66 और 22 एक 22 और 6 28। तो यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो कर देते हैं और यहाँ पे 20 गुना 12 करेंगे तो 12 दूना 24, यानी कि हो जाएगा 240
और इस पर भी 3 जीरो है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे दोस्तों तो 6 में 0 जाएगा तो 6 बचेगा, और 28 में 24 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख देंगे। तो प्रबंधक का वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों? 46,000, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में। देखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। एक व्यक्ति के पास 10, 5 और 2 मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। मान लेते हैं दोस्तों 10 रुपये का सिक्का जो है वो x है, और 5 रुपये का जो सिक्का है वो y गु है, और 2 रुपये का जो सिक्का है वो z गु है। 10 और 5 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, यहाँ बोल रहा है 10 और 5 के, तो 10 के संख्या का जो 10 के रुपये का जो सिक्का वो x है, और y 5 रुपये का जो सिक्का है वो दोस्तों यहाँ पे हम लोग y मान के रखे हैं। तो दोनों का बोल रहा है गुणनफल 5 और 2 के सिक्कों का गुणनफल। तो 5 और 2 के सिक्कों का गुणनफल जो है हमारा दोस्तों वो है, यहाँ पे देखिए 5 और 2 के सिक्कों का गुणनफल y इंटू जेड। अब बोल रहा है 2 और 10 के सिक्कों का गुणनफल, 2 और 10 के सिक्कों का गुणनफल यहाँ पे बोल रहा है इसको। तो ये कितना है दोस्तों? यहाँ पे x इंटू जेड। ठीक है, कि संख्या के गुणनफल का अनुपात 3, 4 और 2 है। क्वेश्चन सीधा ये कह रहा है दोस्तों कि ये x इंटू वाई जो है इसका गुना का रेशियो, ठीक है, उसके बाद y इंटू जेड जो है ये वाला इसका गुना का रेशियो, और z इंटू एक्स जो है दोस्तों इसका गुना का रेशियो हमारे पास है 3:4:2। तो बोल रहा है कि उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है। तो कितनी धनराशि हो सकती है दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे, इस 2 ठो सॉल्व करेंगे पहले x y इस टू वाई जेड को। तो अगर इस दोनों को भागा लगा देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x बटा जेड बराबर दोस्तों 3/4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इन दोनों में देखेंगे दोस्तों तो z और z कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y बटा x बराबर 4/2। ठीक है दोस्तों, 4/2। ठीक है, अब यहाँ पे x हमारा 3 है, यहाँ पे हमारा x जो है सो 2 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ ऊपर नीचे हम लोग 2 से गुना कर देंगे, और यहाँ हम लोग नीचे ऊपर 3 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों x बराबर जो है वो हो गया 6, y बराबर जो है दोस्तों वो हो गया 12, और z बराबर जो है वो हो गया 8। तो यहाँ से x इस टू वाई इस टू जेड बराबर देखें तो 3:6:4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों x रुपये का x जो है यहाँ पे बोल रहा है कि 10 रुपये का जो सिक्का माने हैं दोस्तों वो x माने हैं। तो 3 गुने यहाँ पे करेंगे दोस्तों 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है y की जो सिक्का है उसको माने है 5 रुपया वाला। तो 5 रुपया वाला सिक्का कितना दोस्तों 6 है, तो इसको गुना करेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 से। और 2 रुपया वाला सिक्का दोस्तों z है, जबकि z का वैल्यू यहाँ 4 है, तो इसको गुना करेंगे दोस्तों 2 से और जोड़ देंगे। तो 10 तिया 30 प्लस 6 पचे 30 प्लस 4 गुना 8 करेंगे दोस्तों, तो 30 और 30 60, और हो जाएगा यहाँ पे 8। तो 68 रुपया जो है दोस्तों वो टोटल हो सकता है मिनिमम धनराशि, जबकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि रेशियो जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पर चर्चा करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कि सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 2 भाग में तोड़ देते हैं। इसे इधर का हम लोग a को सॉल्व करेंगे, इधर हम लोग b को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बराबर दिया हुआ 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/4 भागा 1/5 माइनस 1/6। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 भागा 1/5 पे तो 5 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/12 माइनस 1/6। तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 12। तो 2 6 12, 12 1 12, 5 माइनस 6 दूना 12, 6 5 11 में 2 जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9/12 a का वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग b का वैल्यू निकालते हैं, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/8 प्लस 1/5। 8 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 40। तो
15 प्लस 5×8 = 40, 15×8 = 23/40। ठीक है, अब ए माइनस बी बोल रहा है दोस्तों, ये हमारे बी का वैल्यू है, तो ए माइनस बी का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 9/12 माइनस 23/40। ठीक है, तो इसका एलसीएम अगर हम लोग दोस्तों निकालने का प्रयास करें तो इसको 3 से काट देते हैं ना, 3 चक 3 3 और 3 चक 12 और 4 और 40 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 40। तो इसको 4 दें 40, 10 3 30 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 23। तो 30 में 23 घटेगा दोस्तों तो हो जाएगा 7/40 हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, एक वृत्त का व्यास 100, मान लीजिए कि दोस्तों ये हमारा वृत्त है और इसका जो व्यास दिया हुआ है दोस्तों ये दिया है कितना 112 सेंटीमीटर। इस वृत्त की परिधि क्या कीजिए, तो वृत्त की जो दोस्तों होता है हमारा, वृत्त का जो दोस्तों परिधि होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों 2 × π/r। तो यहाँ पे 2 है, पाई की जगह पे यहाँ लिखेंगे 22/7। अगर इस पूरे डायमीटर का वैल्यू मतलब व्यास का वैल्यू 112 है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा दोस्तों 112 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 112/2, इसको क्या हो जाएगा रेडियस। तो 2 से 2 कटेगा, 7 से काट के देखते हैं इसको कटेगा, 7 देखें 7, 4 2 7 42 कट जा रहा है दोस्तों। तो 22 × 16 जो होगा दोस्तों इसका सही वैल्यू होगा। तो 22 से कम 22, 22 6 132, तो 22 और 3 25 और 10 35 और 2 352 दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, आप इसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में। एक पंखे को 1560 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, उस पंखे को 960 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। दोस्तों 1560 रुपया में बेचा तो 30% का क्या हुआ दोस्तों लाभ हुआ। तो इसका हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो ये निकलेगा दोस्तों 10/13। ठीक है, तो 10/13 इसका क्रय मूल्य है, तो 13 से इसको काटेंगे तो ये हमारा कटेगा दोस्तों 12 बार में, तो 1200 रुपया इसको हो जाएगा क्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि इसको 960 रुपया में हम लोग बेच देंगे तो कितना का हानि हो रहा है दोस्तों, तो हानि हो रहा है यहाँ पे 9 3 12 240 रुपया का दोस्तों हानि हो रहा है। कितना में दोस्तों 1200 रुपया में। तो परसेंटेज में अगर इसको निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 12 दूना 24 यानी कि 20% का दोस्तों हमारा क्या हो रहा है हानि, अगर उसको हम लोग 960 रुपया में बेच रहे हैं तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अच्छा, एक आदमी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। क्रमशः शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कोई भी आदमी दोस्तों बोल रहा है धारा की दिशा में 15 किलोमीटर, मतलब धारा की दिशा मान लेते हैं 15 चाल से नाव चला सकता है। धारा की दिशा में दोस्तों अगर हम लोग नाव बोलेंगे तो इसको हो जाएगा दोस्तों x + y = 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अबे सही से लिखा था क्या नहीं, 15 किलोमीटर। और धारा के विपरीत दिशा में नाव चला रहा है और इसका स्पीड बोल रहा है दोस्तों 11 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल बोल रहा है और धारा की चाल निकालिए, तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों 15 और 10 25 और 26/2 यानी कि 13, और y बराबर हो जाएगा दोस्तों 15 में 11 यानी 4/2 यानी कि 2। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में जो नाव की चाल होगा वो होगा 13 किलोमीटर, शांत जल में जो नाव की चाल होगा वो होगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जो होगा दोस्तों वो होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में। एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 से घटकर 410 करने पर हानि में 4% की वृद्धि होती है। तो 440 से 410 हुआ, मतलब 30 रुपये का लॉस हो रहा है और इसका वैल्यू दिया है 4%। तो बोल रहा है शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो शर्ट का जो दोस्तों क्रय मूल्य होना चाहिए वो 100% होना चाहिए।
तो इधर भी अगर हम लोग 25 से गुना कर दें और इधर भी 25 से गुना कर दें तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, शर्ट का क्रय मूल्य जो कि 25 × 75 यानी कि 750 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का। एक प्रतियोगी परीक्षा में ए और बी वर्गों की परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अहर अंक क्रमशः 25% और 45% है। एक प्रतियोगी 83 अंक पाने के बाद भी बी वर्ग की परीक्षा में 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मान लीजिए जो गधा बी है, बी वर्ग में जो बुतरू पढ़ रहा है वो 83 नंबर लाया और ई बेचारा 25 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर ई भाई साहब 25 नंबर और ले आता तो ये 45% नंबर को पूरा कर लेता दोस्तों, और क्या करता, एग्ज़ाम को पास कर जाता। अब इसी इक्वेशन से हम लोग दोस्तों सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। बोल रहा है तो ए वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अहर अंक ज्ञात कीजिए। तो ए में दोस्तों पास करने के लिए हम लोगों को 25% नंबर चाहिए। यहाँ पे 45% का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, 8 और 2 10 और 108 दोस्तों हमारा दिया हुआ है 45% का वैल्यू, और हम लोग को निकालना है दोस्तों 25% का वैल्यू। तो क्या करेंगे दोस्तों, 108 को यहाँ पे भागा लगाएंगे 45 से और गुना कर देंगे 25 से दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग काटेंगे 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, 9 से काटेंगे दोस्तों तो 12 × 9 = 78 से हो जाएगा। तो 25% का जो हमारा वैल्यू होगा दोस्तों वो होगा 12 × 5 = 60, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में। 20 संख्याओं के समुच्चय का औसत p है। मान लीजिए 20 जो संख्या दोस्तों इसका औसत p है, तो टोटल हमारा हो जाएगा 20p। यदि इस समुच्चय में किसी एक संख्या को 58 से, देखिए दोस्तों 20 गो संख्या है और इसका जो समुच्चय का औसत है, मतलब इसका जोड़ का जो औसत है वो दोस्तों p है। मान लीजिए कि 20 गो संख्या है और उसमें से लास्ट संख्या मान लेते हैं दोस्तों x है, और उसके बाद आगे बोल रहा है यदि इस समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए। मान लीजिए जो ए संख्या x है दोस्तों, इसको हम लोग 58 से बदल देते हैं तो औसत p - 2 हो जाता है। 20 संख्या का जो औसत होगा दोस्तों, पहले p था, यहाँ पे हमारा दोस्तों हो जा रहा है p - 2। तो बदली गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो संख्या पहले x माने थे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको जो पहले हम लोग x माने थे इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको मान लेते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो देखते हैं क्या हमारा परिणाम बचता है। तो इक्वेशन 1 को दोस्तों 2 में घटा देते हैं। तो घटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20p - 20 टाइम p - 2 बराबर, ये जो पूरा लिखा हुआ था दोस्तों ये, तो इसमें ये घटेगा तो बात खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, प्लस x - 58 यहाँ बचने वाला है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 20p से 20p खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा प्लस में हमारा 40 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा x - 58। तो x का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 5 और 4 9 यानी कि 98, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं मेरे मित्रों क्वेश्चन नंबर 22 में। बड़ी प्यास लग रहा है हो भाई साहब। एक मेज के अंकित मूल्य और उसके क्रय मूल्य, दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है एक मेज का अंकित मूल्य को हम लोग दोस्तों बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस, उसके क्रय मूल्य यहाँ पे दोस्तों सीपी है। सीपी का 130% है, मतलब एमपी जो है दोस्तों वो सीपी का कितना परसेंट है दोस्तों, 130%, यानी कि 13/10 है। ठीक है, तो बोल रहा है मेज की बिक्री पर 20% की छूट दी जाती है। सबसे पहले यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं ना, MP/CP बराबर 13/10। अब बोल रहा है कि मेज की बिक्री पर 20% की छूट दी जाती है। बिक्री कितना है दोस्तों, इसका 13 रुपया है। अब 13 पर हम देते हैं 20% का छूट, तो यानी कि 4/5 पर इसको दोस्तों बेचेंगे। तो 13 × 52/5 पर बेचेंगे दोस्तों
तो हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 10.4। आप देखिएगा कैलकुलेट करके। तो दोस्तों पूरा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस 10 है और इसको जब छूट देकर बेच रहे हैं 10.4 रुपये में, तो 0.4 रुपया का दोस्तों हमको फ़ायदा हो रहा है 10 पे। तो 100 रुपया पे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, तो 0 से 0 कटेगा और ये 0 हटेगा तो इसका दशमलव गायब हो जाएगा। तो 4% का क्या होगा दोस्तों, लाभ हमारा होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। दोस्तों इस तरह का जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन से जाइएगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा, वरना कहीं आप लोग मैनुअली बनाने लगें तो समय आपका ज़्यादा व्यर्थ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या दिया हुआ है। बोल रहा है प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ऑप्शन से ताकि नए मान समानुपात में हो। तो बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे 55 में अगर हम लोग एक संख्या x घटा दें, 23 में अगर हम लोग कोई संख्या x घटा दें, 43 में कोई संख्या x घटा दें और 19 में कोई संख्या x घटा दें, तो कौन सी संख्या नीचे दिया हुआ है उसको घटाएंगे ताकि ये अनुपात में हो जाए। अनुपात का मतलब 55 माइनस एक्स बटा 23 माइनस एक्स बराबर 43 माइनस एक्स बटा 19 माइनस एक्स हो जाए। अब दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन में ऑप्शन से जाना है तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में हमारा है दोस्तों 7। तो 55 में 7 घटाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा यहाँ पे 48 और 23 में दोस्तों 7 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 43 में दोस्तों 7 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 36 और 19 में 7 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 12। तो 48 बटा 16 यानी कि 3 बटा 1 बराबर 12 के 12, 12 3 36 यानी कि 3 बटा 1 हो जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है दोस्तों, बराबर हो जा रहा है। तो हमारा वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इस तरह क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों, आपको ऑप्शन सही हमेशा बनाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। बोल रहा है कि 3 ABC का औसत भार 52 किलोग्राम है। मतलब A प्लस B प्लस C का औसत भार बोल रहा है 52 किलोग्राम है। तो 3 संख्या इसको 3 से क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। B और C का औसत भार 44 किलोग्राम है। B और प्लस C का जो औसत भार है वो 44 किलोग्राम है, तो इसको गुना करेंगे 2 से। C और A का औसत भार 46 किलोग्राम है। C प्लस A का औसत भार 46 किलोग्राम है, इसको गुना करेंगे 2 से। तो बोल रहा है C का भार कितना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो दोस्तों अगर ये दोनों को जोड़ के अगर इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ दिया जाए और घटा दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 का, तो हमारा देखिए दोस्तों C का वैल्यू निकल जाए, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस 2C हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, A प्लस B प्लस 2C माइनस A प्लस B प्लस C हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 46। अब इधर थोड़ा हम आ गए ना दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं क्योंकि आपको मेरा फेस दिख रहा होगा तो दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ पे करें क्या दोस्तों, A प्लस B प्लस 2C माइनस A प्लस B प्लस C करेंगे तो हमारा क्या होगा 46 दूना 92 प्लस 44 दूना 88 माइनस 52 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 5 तिया 15 156 हो जाएगा। तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 9 8 17 और 1 18 माइनस 156। तो 10 में 6 जाएगा तो 4, 17 में 5 जाएगा तो 2। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 24 किलोग्राम। किसका, C का वैल्यू। क्योंकि देखिए दोस्तों A से B कटेगा, 2 C में 1 C घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, C बचेगा। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में। हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित है। ठीक है, उमेश एक निश्चित राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में 1600 रुपये साधारण ब्याज अर्जित करता है। यदि वह उसी राशि को 4% वार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि दर पर निवेश करता है तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपये अधिक मिलेगा। 4% की दर से ये भाई साहब को 2 साल में उसको साधारण ब्याज मिलता है 16% रुपया। लेकिन यही 4% की दर से ये इसी राशि को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर किसी दूसरे इंसान को दे देता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा
4% के लिए 2 साल का दोस्तों अगर हम लोग रेट निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर तो हो जाएगा 4 + 4 + 4 × 4 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 100। तो 4 और 4 8.16% हमारा हो जाता है 2 साल का क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमारा दोस्तों कंपाउंड अगर टोटल रेट देखा जाए इक्विवेलेंट तो 8% है, जिसका वैल्यू हमारा है दोस्तों 1600। अब यहाँ पे हमारा 8.16% का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो बोल रहा है उसे ब्याज के रूप में कितना रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 8% का वैल्यू 1600 है, तो अगर 8.16% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1600 बटा 8 × 8.16। तो 8 से काटेंगे तो हमारे हो जाएगा 200। 8 दूना 16 बार में कट जाएगा थोड़ा सा। और अगर हम लोग फिर यहाँ 8.16 को 200 से गुना करेंगे तो ये दशमलव हटेगा, 2 जीरो हटा देगा, तो 8 दूना 1632 रुपया हमें जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पर। मान लीजिए दोस्तों कि ये जो आदमी है वो 4% की दर से, मान लीजिए हम ही आदमी कोई हैं और किसी के साथ हम साधारण ब्याज पर लें। साधारण ब्याज के मतलब ब्याज पर ब्याज नहीं जुड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करेगा तो ब्याज पर ब्याज जुड़ने लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 4% की दर से 2 साल के लिए उधार लिया किसी आदमी से 1600 रुपया, तो टोटल इसका जो हमारा ब्याज है वो 8%, टोटल जो रेट है हमारा 8% हो जाएगा। यही चीज़ अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेते हैं तो 4 + 4 + 4 × 4/100 हो जाएगा, मतलब 8.61% हो जाएगा दोस्तों रेट। अब रेट में ही देखेंगे तो यहाँ पे 8% की दर से हमारा 1600 ब्याज हो रहा है, यहाँ पे 8.16% की दर से 1632 रुपये ब्याज हो रहा है। तो ब्याज हमारा दोस्तों कितना अधिक हो रहा है, तो 32 रुपया अधिक हो रहा है। तो बोल रहा है कि तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपये अधिक प्राप्त होंगे, तो 8% की दर से 1600 प्राप्त हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर, और 4% की दर से जो है दोस्तों 8.16% रेट हो जाता है, और इस पर हमारा 1632 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो कितना अधिक प्राप्त हो रहा है दोस्तों, तो 32 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब इस तरह से दोस्तों कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चन। और यहाँ तक आप हमारे साथ जुड़े हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप एक सिंसियर पढ़ने वाले स्टूडेंट हों और आपका गवर्नमेंट जॉब आप लेना ही चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।